अदर जस्टिस की ड्यूटी लिखे हैं अपॉइंटमेंट का अदर जस्टिस सर जी लिखे हैं सर जी सर जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी ये अपने मन से नोट बनाए अपने मन से नोट इधर नियुक्ति हो गया केस वोस डाल दिए और बताएँ फिर बीच में जो समझ में नहीं आया तो उसको छोड़ दिया उसको आपसे समझना है लेकिन न्यायाधीशों को हटाना महाभियोग वाला सर अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें अगर दे दिया कि महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के शब्दों में उल्लेखित है कि नहीं तो हालांकि प्रक्रिया वही अपनाई जाती है जैसे राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट लिखा आने के लिए रिमूव लिखा है यस देखो अपना सिर्फ इम्पीचमेंट शब्द जो महाभियोग लिखा है राष्ट्रपति के लिए लिखा है संविधान में और किसी के लिए नहीं लिखा है और सबके रिमूव लिखा है मतलब हटाना है लक्ष्मीकांत तो उसमें आगे अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जज डाटा बढ़िया उसका शब्द प्रयोग चंद्र के साथ में अभी तक याद नहीं राष्ट्रपति वाला दूसरा बनाए लिखिएगा कार्यकारी या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जज इसके बारे में मैंने आपको बताया था कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है जब यदि वो अपना त्यागपत्र दे दिया हो या फिर उसका त्यागपत्र नहीं देता नहीं उसका पदकाल पूरा हो गया हो या पदविक्त हो त्यागपत्र नहीं देता कभी ऐसा होता है कि चीफ जस्टिस से वो कार्यकारी की नियुक्ति होती है कार्यकारी की नियुक्ति होती है जिसे पार्किंग भी कभी कभी होती है कि चीफ जस्टिस है लेकिन किसी कारण से चार्ज नहीं ले पा रहे जिले का नियम है एक फैमिली प्रॉब्लम से साल से बाहर गया है यस सर या विभागीय कारण से साल से बाहर गया है यस सर वो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है यस सर लेकिन किसी कारण से बाहर चला गया है तो ऐसी अवस्था में उसकी जगह पर किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाएगा इसको बोलते हैं कार्यकारी उपन्यास मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इस्तीफा दे दिया है या वो नहीं है वो ऑलरेडी है लेकिन किसी कारण पर उस दिन नहीं आया सेक्रेटरी को डेट लगी है कि चीफ जस्टिस का बैठना जरूरी है और चीफ जस्टिस का कोई मामला फंस गया तो वो इंसान है तो ऐसी अवस्था में वो क्या करेगा कि बीमार पड़ गया तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को 126 के तहत पावर है कि किसी व्यक्ति को उस समय के लिए उस कार्यकाल में किसी अन्य जज को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है ये कहते हैं समझे ठीक है इसको लिखिएगा अनुच्छेद 126 के तहत अनुच्छेद 126 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के मामले के अनुपस्थिति
किसी अन्य न्यायाधीश को कुछ समय के लिए किसी अन्य न्यायाधीश को कुछ समय के लिए ये तो तदर्थ होंगे ना, मुख्य न्यायाधीश तदर्थ में आएंगे। तदर्थ विभाग होता है कार्यकारी, इसके अलग होते हैं, एक्टिंग होता है, विभाग होता है, Yes. वो अलग होता है, कार्यकारी होते हैं, एक दूसरे होते हैं। मुख्य न्यायाधीश बना सकता है, ये व्यवस्था मात्र उच्चतम न्यायालय में है। ये व्यवस्था मात्र उच्चतम न्यायालय में है। ये आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था अमरिंदर केस का, उसमें लिखिएगा, उसमें पूछा गया है एक्टिंग चीफ जज, वह हिंदी में लिखा है, एक्टिंग चीफ जज लिखा है, एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति किस कोर्ट में होती है। एक आपका सुप्रीम कोर्ट में मैंने भेजा ग्रुप में गया है, मतलब गया है, उसमें है ये पॉइंट है कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट में होती है, दोनों में होती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में होती है, और तीसरा पॉइंट है कि किसी में नहीं होती है। एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई व्यवस्था। यस सर, जीएमएस के समीक्षा अधिकारी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ग्रुप में उसी जो पॉलिटी में जो भेजा गया है आप लोगों को, उसी को पढ़ लीजिएगा। उसके बाहर पॉलिटी में कोई क्वेश्चन पूछता उसका नहीं है, उसके बाद में पूछता ही नहीं है। और एक्चुअली पॉलिटी के तो सिलेबस बड़े छोटे होते हैं और 20-22 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में। 20-22 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप सीरियसली तरीके से आंसर कर लें तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। अगर अपने से हम गलती नहीं करें तो ऐसा कोई पॉइंट उस पर नहीं पूछता है जो आप नहीं जानते हो। तो पॉलिटी एक ऐसे सब्जेक्ट होता है कि आप को सब कुछ पता है, बस मानवीय भूल कर देते हैं। अगर मानवीय भूल आप नहीं करते हैं तो पॉलिटी सबके सब सही कर सकते हैं, और सबके सब सही कर सकने के बाद आपका मेरिट मेंटेन रहता है। आप ज्योग्राफी पूरा पढ़िए, सारे क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे, हिस्ट्री पूरा पढ़िए, सारे क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे। वो कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन खा जाता है जो सुने ही नहीं आप। हिस्ट्री इतना लंबा है कि आप कितना पढ़ते रहिए, मतलब कि कहीं कोई पढ़ खा रहा है, आप पता नहीं कहाँ से खा रहा है। लेकिन पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट होता है कि घटना चक्र ऐसा किताब है, इसके बाद से आज तक का रिकॉर्ड है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आया। उसको पढ़ डालिए, आपके 20-22 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तो ये होता है एक्टिंग चीफ जज। इसकी नियुक्ति पास सुप्रीम कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट में नहीं होती है। ये यूटीए समीक्षा अधिकारी पूछा गया था। अब अगला है एड हॉक जज, तदर्थ होता है। नियुक्ति एड हॉक, इसको बोलते हैं एड हॉक। एड हॉक पे नियुक्ति होती है। इसको देखिएगा, अनुच्छेद 127 के तहत उच्चतम न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय में
सुनवाई के समय न्यायाधीशों की संख्या कम होने पर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के उच्चतम हाई कोर्ट उच्च न्यायालय लिख सकते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, अपॉइंटमेंट कर सकता है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के आदेशानुसार होगी, राष्ट्रपति के आदेशानुसार होगी। अगले लिखिएगा अनुच्छेद 128 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अवकाश प्राप्त न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय में कुछ समय के लिए नियुक्त कर सकता है, लेकिन ये अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के लिए बाध्यकारी नहीं है, बाउंडेड नहीं, समझ रहे हैं? 126 में कहा गया कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं चला गया तो उसकी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को सीजीआई बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति क्या आदेश। ठीक, 127 में कहा गया कि कोरम के समय मान लीजिए जजों की संख्या कम है, काफी जज छुट्टी पे चले गए हैं, या कभी ऐसा हो रहा है कि जजों की नियुक्ति सुप्रीम पार्लियामेंट में लेट चल रही हो और काम ज्यादा आ गया है, तो ऐसी अवस्था में क्या करेगा कि जज नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, सीजीआई जो होता है, राष्ट्रपति के माध्यम से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय लिए बुला सकता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय लिए बुला सकता है। ये 27 में है। 28 में ये है कि जो न्यायाधीश रिटायर्ड हो गए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर्ड हो गए, मान लो कोई सुनवाई करना है, जज नहीं है, तो उनको भी राष्ट्रपति के माध्यम से कह सकता है कि सर आप आकर के सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन 26
22 बाध्यकारी है, यस सर। वो ऑर्डर है, 28 ऑर्डर नहीं है। हमने कहा कि आइए सुनवाई करिए, आप मना भी कर सकते हैं कि नहीं मैं नहीं आ सकता। 28 कोई बाध्यकारी 28 आपको बाउंडेड नहीं है कि नहीं आना ही आना है, उसका फैसला है, आदेश आगे हमने जाना है। 26-27 में तो ऑर्डर है और 28 ऑर्डर नहीं है। हमारी इच्छा करेंगे हम जाएंगे, हमारी इच्छा करेंगे मना कर देंगे, मना कर देंगे कि नहीं हम ठीक है नहीं बैठक करेंगे। तो जजों की नियुक्ति की कई प्रक्रिया इस तरह से, सीजीआई की नियुक्ति अलग होती है, अन्य जजों की नियुक्ति अलग होती है, एक्टिंग जज की नियुक्ति अलग होती है, एडहॉक जज की नियुक्ति अलग होती है और रिटायर्ड जजों की भी नियुक्ति होती है। और सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति होती है, एक प्रक्रिया नहीं कि एक जज की नियुक्ति होती है। हम बस पढ़ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसके नियुक्ति के कई प्रोसेस हैं, कई प्रोसेस हैं कि एक्टिंग चीफ जज कैसे नियुक्त होगा, एडहॉक जज कैसे नियुक्त होगा, या रिटायर्ड जज कैसे नियुक्त किया जाएगा, या सीजीआई की नियुक्ति कैसे होगी, या अदर जजों की नियुक्ति कैसे होगी। सबके अलग प्रोसीजर सिस्टम बनाया गया है, सबके नियुक्ति के अलग प्रोसेस बनाए गए हैं और उसके अंदर सबकी नियुक्ति होती है। इसीलिए इंडिया में जुडिशरी सिस्टम में गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना आसान नहीं होता है। इतने प्रोसेस बनेंगे जजेज, लेकिन इतने प्रोसेस बना रखे नियुक्ति के, इतना प्रोसेस किसी सिस्टम में नहीं है जितना जुडिशरी में है, जितना जुडिशरी में है। आप तो सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं जो इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है, मतलब जुडिशरी है। आप जो डीजे होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे पर जो बैठते हैं देखो ना, सत्यनारायण जो बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, इनकी नियुक्ति के मामले में इतना पावर इनके पास है। इसके बाद हाईकोर्ट के जज पास, हाईकोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज, हाईकोर्ट का जो चीफ जज है इतना पावर है कि इनका तबादला करने के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते। मतलब मुख्यमंत्री और राज्यपाल डिस्ट्रिक्ट जज को भी नहीं हटा सकते, मतलब कुछ आदेश दे सकते हैं। इनका जो तबादला होगा डिस्ट्रिक्ट जजों का, उसमें भी राज्यपाल करता है, तबादला राज्यपाल करता है, या किसी को डिस्ट्रिक्ट जज बनाना है राज्यपाल बनाएगा, वो भी किसके आदेश में, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश में। मतलब इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो सारे जिलों का डिस्ट्रिक्ट जजों का मालिक, राज्यपाल से लिख के दे देगा, राज्यपाल विभाग लेकर जाएगा, वो कर देगा, वो कर देगा। संघ लोक सेवा आयोग, यूपी लोक सेवा आयोग से पीसीसी की वैकेंसी आती है जज की, वो भी लोक सेवा आयोग नहीं कराता, वो भी लोक सेवा आयोग नहीं कराता। लोक सेवा आयोग से कहा गया कि तुम हम भर्ती निकाल रहे, भर्ती इसका है हाईकोर्ट का, तुम परीक्षा करा दो, और जब इंटरव्यू होता है तो जज लोग ही बैठते हैं, लोक सेवा आयोग सदस्य नहीं बैठते उसमें। अमूल बैठा दिए जाते हैं, लेकिन प्रोसेस में मतलब जज हाईकोर्ट बोलता है कि इंटरव्यू शुरू कराइए, हम जज भेज रहे हैं, तो सीनियर डिस्ट्रिक्ट जजों को बुला लेते हैं, यहाँ पर जज आ जाते हैं और तो एक सदस्य बैठा देते हैं। मतलब वहाँ भी भर्ती कराने के मामले में भी किसी का विधान नहीं है, वो हाईकोर्ट ही अपने जजों की भर्ती कराता है जो किसी जगह की भर्ती होती है। मतलब जीरो से लेके हाई लेवल पे इन्होंने ऐसा एक सिस्टम बना रखा है, उसमें किसी का किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, किसी भी पॉलिटिशियन का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, किसका इंटरफेयर नहीं होता है। तो ये इनके 4-5 जज हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के नियुक्ति के 4-5 प्रोसेस, नियुक्ति के 4-5 प्रोसेस समझ गए ऐसे नियुक्ति होता है। अब आइए इनको हटाने की प्रक्रिया, इसको हटाने कैसे पता है, हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया कैसे जाता है, रिमूव कैसे, रिमूव आप लिखा है रिमूव वाला। मान लीजिए लोकसभा में, मान लीजिए कन्फर्म में उनको 2 पॉइंट है हटाने के लिए। इसमें पहला है लोकसभा मिसबिहेवियर, इसको बोलते हैं मिसबिहेवियर को बोलते हैं प्रूव मिसबिहेवियर, सिद्ध कदाचार। और दूसरा है असमर्थता, अनकैपेसिटी
कैपेसिटी यूज की है, इसकी जो सिद्ध करता है। कैपेसिटी है। मतलब असमर्थता ऐसे लिखेंगे, असमर्थता कैसे लिखेंगे? असमर्थता, असमर्थता सिद्ध करना चाहे असमर्थता। असमर्थता सिद्ध करना चाहे में क्या है कि इसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि इनका जो पर्सनल लाइफ है अगर उसमें भी किसी प्रकार का आरोप करता है तो भी को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं, उपराष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं, क्योंकि जो पर्सनल लाइफ है वो अलग है, उसके मामले में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। जब वो संविधान का अतिक्रमण करेगा, वहाँ अतिक्रमण हो गया, संविधान के मामले को उल्लंघन करेगा तब मुझ पर लगाएंगे। यहाँ पर क्या है कि अगर आप संविधान का उल्लंघन भी करते हैं या अपना पर्सनल कोई पर्सनल मामला है उस पर भी आप जा करके आप पर लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप जज हैं, आप लोग न्याय के लिए जाते हैं। जब आप ही का कैरेक्टर खराब है तब न्याय कैसे करेंगे किसी? कैसे? मान लीजिए फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट का मुकदमा है तो आपका फैमिली कैरेक्टर खुद खराब है, आपके परिवार में आपके पति साहब खुद नहीं पढ़ रहा है तो दूसरे मुकदमा कैसे मिलाएंगे? पहले अपना कैरेक्टर सही करो तो किसी का मामला सुन लो। ये सिद्ध करना चाह यूज किया गया है। और दूसरा यूज किया गया है असमर्थता। असमर्थता मतलब क्या है कि हम बीमार पड़ गए, लकवा मार गया, जैसे जफर इमाम को लकवा मार गया या बीमार हो गया, तबीयत खराब हो गई, ठीक है समर्थ हो मिल सकता। अगर मान लो इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, नहीं इस्तीफा दे पाते हैं, नहीं हम इस्तीफा देंगे, हम बैठे रहेंगे, बीमार है क्या वो बैठे रहेंगे, ऐसी अवस्था में पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाया जाएगा किनको हटाएगा। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो कम से कम 100 सांसद 50 और राज्यसभा में लाए तो 50, कम से कम 100 लोकसभा में और कम से कम 50 राज्यसभा में। अगर राज्यसभा शुरुआत की जाती है तो 50 और लोकसभा शुरुआत की जाती है तो 100। ये लिखित रूप से अपने अपने अध्यक्षों को देंगे। अध्यक्ष क्या करेगा? उठाकर राष्ट्रपति को दे देगा, चर्चा होगी, शुरू होगा कि इनका मतलब इनके ऊपर रिमूवल हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। अब ये क्या करेंगे? उठा करके राष्ट्रपति क्या करेंगे? उठा करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे देंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे? एक कमेटी बनाएंगे राष्ट्रपति की सहमत पर। देखा, राष्ट्रपति की सहमत में होता कुछ नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश में रहेगा, एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहेगा और एक राष्ट्रपति के नेतृत्व में कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति नियुक्त करेगा जो ज्यूरिस्ट हो या विधि का ज्ञाता हो। 3 लोग रहेंगे। पार्लियामेंट ने जो आरोप लगाया उसकी वो जांच करेंगे और जिसके ऊपर आरोप लगा, जैसे राष्ट्रपति के मामले में अगर आरोप लगता है तो राष्ट्रपति से कहा जाता है कि आप पार्लियामेंट में आकर के खुद जवाब अपनी सफाई पेश करेंगे कि सर मैंने नहीं किया, मैंने गलत किया, जो भी सफाई पेश करने का मौका दिया जाता है। तो खुद आ जाइए या तो अपने एडवाइजर को बुला लीजिए। इसमें क्या है कि वो पार्लियामेंट नहीं आना है, अपने ज्यूरी के सामने जवाब देंगे। ज्यूरी होती है, उसको ज्यूरी बोला जाता है। तीन लोग कमेटी ज्यूरी बोला जाता है। चलो ज्यूरी के सामने जवाब देंगे, वहाँ सफाई पेश करेंगे, वो क्या कर देंगे कि ना इन्होंने गलत किया, इन्होंने गलत किया कि सिद्ध गलत है, असमर्थता में से कोई पॉइंट उन्होंने गलत किया, इनको हटाना चाहिए। तब पार्लियामेंट क्या करेगा? उपस्थित जितने भी लोग हैं उसका तो होती है, जिस दिन उपस्थित रहेगा, जितने भी लोग उपस्थित रहेंगे, कोई लोग सभी लोग बैठे तो जितने भी लोग बैठे, लोकसभा में 2/3 फिर राज्यसभा से 2/3 प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति के थ्रू को हटा दिया जाएगा। अगर ज्यूरी ने ये कह दिया नहीं, जो पार्लियामेंट में जो प्रस्ताव लाया गया, लोकसभा में जो प्रस्ताव लाया गया, राज्यसभा में जो प्रस्ताव लाया गया,
उनको जबरदस्ती हटाया जा रहा है या गलत तरीके से हटाया जा रहा है, तो लोकसभा राज्यसभा प्रस्ताव लाता रहे। अगर ज्यूरी ने फाइनल नहीं किया तो होता क्या है कि ये प्रस्ताव गिर जाता। और उसमें दो जगह रेडी करते हैं, एक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, जो राष्ट्रपति नियुक्त और कैबिनेट थ्रू नियुक्त होता है। अब मान लीजिए वोटिंग होगा, दो संबंध एक से एलआईडी के पास हो जाएंगे और जजों का अपना ग्रुप होता है, बचा ले जाते हैं अपने आप को। इसीलिए इंडिया में 4-5 जजों का मामला था, सुमंत सेन थे, जितेंद्र थे और 2-3 लोग थे, लेकिन किसी पर लगा नहीं आया, किसी पर लगा नहीं आया, किसी पर नहीं लगा। तो इसीलिए नहीं लगा, इसका कारण ये था कि ज्यूरी क्या है, वो तैयार नहीं, ज्यूरी करती है कि नहीं इन्होंने गलत नहीं किया, जबरदस्ती पर थोप रहे हैं, जबरदस्ती थोप रहे हैं। हाँ, सुमंत सेन क्या किए थे, उसके पहले इस्तीफा दे दिए थे, उसे तो पहले इस्तीफा दे दिए थे तो बच गए थे, किसी को मतलब किसी पार्लियामेंट की प्रक्रिया से हटाया नहीं गया। तो ये उनका हटाने की प्रक्रिया होती है। 100 सांसद लोकसभा से अगर लोकसभा में आता है तो 50 राज्यसभा में ला जाता पहली बार, 50 राज्यसभा। उसमें एक नियम और भी है, एक नियम ये है कि मान लीजिए राष्ट्रपति के मामले में कहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई, तो राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है प्रक्रिया चल रही है, अगले सत्र में फिर शुरू किया जाएगा। मान लीजिए जुलाई का सत्र चल रहा था, सेशन सत्र चल रहा था, इसमें मतलब प्रक्रिया शुरू की गई और सत्र खत्म हो गया, ठीक है सेकंड सत्र जब शुरू किया जाएगा उसमें हम शुरू कर देंगे, उसमें प्रक्रिया चला देंगे। इसमें क्या है कि अगर आपने जिस सेशन का सत्र शुरू किया है उसी सेशन में पास होना चाहिए, अगर सेशन लेफ्ट हुआ तो प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगा। ये किस बेस पे संविधान में लिखा गया? एक्चुअली हुआ क्या था कि जब फेडरल कोर्ट बनाई गई थी 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भाषा नियम इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 लाया गया था। उससे पहले तो फेडरल कोर्ट बनाया गया था, आपको पढ़े होंगे। 37 में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थापित किया गया। ये रूल उसी समय ला दिया गया। ये रूल इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने इसको चेंज नहीं किया, जो वो था उसी को ला के रख दिया। ये ब्रिटिश द्वारा बनाया गया रूल था फेडरल सिस्टम को, उसको ला के रख दिया और उसी को उतार कर सीधे इसको उसी को उतार दिया, कोई चेंजेस नहीं किया। बाद में लगा कि नहीं ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। 56 में लगा कि समझने का गलत है, मतलब अभी 50 में संविधान लागू हुआ, 56 में लगा कि समझने का ये तो गलत है। हम राष्ट्रपति को कंट्रोल कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। और कई बार रूल्स बने तो सुप्रीम कोर्ट ही अपने आप में एक्शन ले लेता है कि नहीं हम नहीं होने देंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1995 जो था 1935 जो था 35 का नियम जो था उसमें इसको लाया गया फेडरल कोर्ट का स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, उसको सीधे उतार दिया गया। अब ये संविधान में श्रेणियों की बहुत बड़ी फॉल्ट है, सबसे बड़ी फॉल्ट है कि जो जैसे कर लेते, मतलब हम 100 सांसद हो गए, किसको हटाओ, ठीक है हटा दें, लेकिन जूरी के सामने हो जा रहे हैं, जूरी ओके नहीं कर रहा है, आप चिल्ला क्या करोगे? कितने लोग बैठे हो, इतने लोग बोले नहीं इनको हटाओ, लेकिन निर्णय दूसरा कोई कर रहा है, वो बोलेगा नहीं यहाँ पर गलत आरोप लगा रहे हो, सही आदमी है, आप भी चाकने हटा सकते हो। जब ये सब बड़ी संसद है, ये सब बड़ी पंचायत देश की है, तो इसी को पावर मिलना चाहिए। जब इसको राष्ट्रपति को हटाने का पावर मिला है तो बहुत बड़ी बात हो, लेकिन नहीं हटा पाते हैं। तो इसीलिए इंडिया में किसी भी पर लगा नहीं। अब मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा जस्टिस वर्मा किसी कीमत पर नहीं हटेंगे। यस सर, देख लीजिएगा, नहीं हटेंगे जस्टिस वर्मा किसी कीमत पर नहीं हटेंगे। अब देख लीजिएगा, उनका कार्यकाल पूरा करा दिया जाएगा। इनका जो कार्यकाल 3-5 साल और 6 महीने का कार्यकाल है वो ऑटोमेटिक रिटायर हो जाएंगे और खत्म हो जाएगा मामला। सदैव घरों में लाखों करोड़ों के नोट पाए गए, करोड़ों के नोट पाए गए, एक जज के घर में करोड़ों के नोट पाए गए और अभी तक उनको रिमूव करने की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई, रिमूव करने की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई। लॉ मिनिस्टर ने कई बार कहा कि ये बहुत बड़ी व्यवस्था का फंड है कि हम एक देश का न्यायाधीश के घर में इतना नोट पाया जा रहा है, हमारी जो ब्यूरोक्रेट्स है, हमारी जो पुलिस व्यवस्था है कुछ कर नहीं पा रही है, मतलब हमारी कानून व्यवस्था कुछ कर भी नहीं पा रही है। लॉ एंड ऑर्डर जनता तो बचे हुए हैं,
आपके घर में अगर एक गड्डी नोट मान 2000 1000 का नोट तो पुराना बंद हो गया या 500 का नोट जो पुराना बंद हो गया, अगर पकड़ा जाए तो आपको 7 साल की सजा हो जाएगी, 7 साल की सजा हो जाएगी। हालिया एक्ट में है कि इस नोट को कहाँ रखे थे और उनके करोड़ों में पाया गया, एक एफआईआर नहीं दर्ज हुआ उनके ऊपर। तो ये चीजें हैं। तो फिलहाल ठीक है, जब किसी चीज का कारण देखकर सब पढ़ते हैं, कारण होना चाहिए, किसी चीज का कारण होना चाहिए, उसको लीड करते हैं, कारण को लीड करते हैं, तो चीजें हमेशा याद आती हैं, वो चीजें हमेशा याद आती हैं। इसमें देखिएगा कुछ होगा नहीं, या तो वो इस इबादत चलो उसमें मामला है कि जिस सेशन कोर्ट में, जिस सेशन में पार्लियामेंट सेशन में मामला उठा, उसी सेशन को बंद नहीं होना चाहिए, उसी सेशन में वो खत्म हो जाना चाहिए। मतलब अगर सेकंड सत्र में मामला उठा तो सेकंड सत्र में ही उनको हटाने के पीछे उसको खत्म करना चाहिए। अगर सेशन खत्म, राष्ट्रपति ने कहा सेशन समाप्त हो गया, अगर राष्ट्रपति सेशन समाप्त कर दिया तो उनकी प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। अन्य मामलों में जब सेशन खत्म होता है तो वो लंबित हो जाता है, अगले सेशन में पेश किया जाता है, इनका वही खत्म हो जाएगा, मतलब सेशन उठनी नहीं चाहिए। अब यहाँ तो बैठे लोग तो फैसला दे दो हटाना है नहीं हटाना है, क्योंकि अगर उठ के चले गए आप लोग तो कल खत्म हो जाएगा मामला, आज निर्णय ले लेना है। ये सबसे बड़ा पॉइंट जो बना हुआ है, इसी से जो जैसो कर लेते हैं, ये मामला है। चलिए लिख लीजिए, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया लिखिएगा। न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया, प्रक्रिया उसमें लिखिएगा अनुच्छेद 124 कोष्टक में 4 के तहत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों की एक ही प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक जटिल प्रक्रिया अपनाई गई है। ये मुख्यतः सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाए। अच्छा, इसकी आपको पॉइंट बता दूं, जैसे मान लीजिए किसी भी संवैधानिक बॉडी का मान लीजिए सांसद हैं, विधायक हैं या पार्टी प्रेसिडेंट है, आपने चीफ ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट है, चुनाव ले लीजिए भी पार्टी प्रेसिडेंट, मंत्री या विधायक है। अगर आप एक भाषण दे रहे हैं, रूल्स में है, तो आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेंगे भाषण में, माननीय हाईकोर्ट बोलेंगे या माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे। अगर आपने माननीय नहीं लगाया तो 24 घंटे की जेल हो जाएगी आपको। अगर वीडियो निकाल में आ गया कि सांसद माता को बहुत बोल रहा है, उसने ये बोल दिया कि हाईकोर्ट का डिसीजन बंद होगा और माननीय शब्द नहीं लगाया तो 24 घंटे की जेल जाएगा, 24 घंटे की जेल जाएगा। पार्टी का प्रमुख किसी पार्टी का अगर रजिस्टर्ड है, जैसे कमीशन के प्रणाली में रजिस्टर्ड है और भाषण दे रहा है, उसने माननीय शब्द नहीं लगाया, बस माननीय शब्द नहीं लगाया, उसको जेल जाना है। 24 घंटे के लिए दिया, आदेश आ जाएगा वहां से, जैसे वीडियो
क्रिश्चियन ने या मंदिर ने, जो भी पॉलिटिशियन है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जितने भी आईएएस के जितने भी हैं, उनको के ऊपर जनरली जेल हो जाएगा कि आपने मर्जी शब्द लगा, मतलब इतना ज्यादा उसमें वो है। हाँ ये रूल में है, वो रूल में है। अगर आप संवैधानिक पदों पे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पे हैं, खासकर आईएएस ऑफिसर में एसडीएम डीपीएसपी ऑफिसर बने, तो मुझे ट्रेनिंग उनसे बताया जाता है कि अगर भूल से मत बोल दीजिएगा तो जो घंटे जेल जाएंगे आप। सर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को, किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात आप कर रहे हैं तो आपको मान नहीं लगाना पड़ेगा किनके अनुसार। अगर आप माननीय शब्द देने गए तो जाएंगे जेल। अगर संवैधानिक पदों पर है तो सर जो अदालतें हैं, निचली अदालतें, तब उनके लिए नहीं। इसीलिए जो प्रवक्ता पार्टी बन जाते हैं टेलीविजनों पर, अमूमन उन्हीं को भेजा जाता है जो चुनाव नहीं लड़ते। वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, सिर्फ प्रवक्ता रहते हैं, बोलने के लिए रखे जाते हैं। इसलिए नहीं लड़ते हैं भाई बहस में कहीं जाए जमा से निकल ही जाए, भाई बहस होगा गुस्सा लगा बोल ही दिए। इसीलिए जो प्रवक्ता रखे जाते हैं पार्टियों को चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनको बस प्रवक्ता बनाया जाता है और भाई ठीक है बोलते रहो। ऐसे पॉइंट कितने तक नहीं है। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम लोग देखे हैं अपने करीब से, अगर जज आ रहा है आईपीएस और आईएएस दोनों और पुलिस विभाग के लिए एसडीएम डीपीएसपी, तो डीपीएसपी एसडीएम और आईएएस आईपीएस, अगर जज आ रहा है एक आदमी घंटी बजाते हुए चल रहा है, अदनी वो लोग घंटी बजाते चला, मैंने कोर्ट देखा घंटी बजाते चलता है। मान लीजिए आओ वकील, कोर्ट के वकील कोर्ट काले कोर्ट में है तो हम क्रॉस कर दिए जज के रास्ते को, हमें कुछ नहीं होगा। अगर उन्होंने क्रॉस कर दिया तो 24 घंटे का जेल, वो रास्ता नहीं क्रॉस कर सकते। जज गैलरी से जा रहा है और आईपीएस क्रॉस कर दिया तो ये नहीं कि सब गलत उन्होंने क्रॉस कर दिया, क्योंकि ट्रेनिंग हमको बताया जाता है। आपने रूल्स को उल्लंघन किया और पकड़ के जेल बना वही खत्म कर देंगे, उठा के बंद कर देंगे, इधर हम कर देते हैं। एक आदमी अंदर ही होता है, तो पीछे जज चलते हैं तो घर के बजाता है। आप कभी हाईकोर्ट में लोगों को पूछिएगा या वकीलों के लिए एक या 2 दिन के लिए उनके रोक दी जाती है, 1-2 दिन प्रोटेस्ट नहीं करेंगे आप। ये पकड़ते रूल्स में इतना रूल्स से बना रखते हैं, मतलब आप रास्ते को क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब कोई से बना नहीं, माना नहीं कि कोई जगह रूल तो वही चलाने के लिए अभी भी इतने रूल से बना लिए तो होता है। इसलिए सबसे बड़ा से आपके मामले में होता है कि अगर जज बोल भी दे कि ठीक है छोड़, जज भी नहीं कुछ कर सकता, वो रूल में है। अगर आप आज कैसे अपने सेट किया तब मुझे जाना क्योंकि ऑलरेडी आपको ट्रेनिंग में बताया गया, आपको ट्रेनिंग में बताया गया कि किसी भी कोर्ट में बिना मर्जी के आप नहीं जा सकते। ये करना ऐसा सिस्टम बना रखे होगा कि वहां पर कुछ कर नहीं सकते। तो पार्लियामेंट नहीं कुछ कर पाता फिर क्या होगा, तो चलिए हटाया जा सकते। इसमें लिखिएगा यदि लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो कम से कम 100 सांसद और राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है और राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो कम से कम 50 सांसद की लिखित सहमत पर न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है।
पहले कहाँ आएगा? जहाँ अगर लोकसभा में ला रहे हैं आप तो 100 संसद होने चाहिए, अगर राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 संसद होने चाहिए, 50 होना चाहिए। तो इन दोनों से जहाँ शुरू आप कर रहे हैं तो वो चीज़ें लिख करके आप अपने चेयरपर्सन को देंगे, जैसे लोकसभा अध्यक्ष हुए या सभापति हुए, लिख के दे दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को सौंप दिया। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे? उदाहरण के सुप्रीम कोर्ट दे देंगे। तो लिख गया राष्ट्रपति के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से उच्चतम न्यायालय तीन सदस्यीय कमेटी गठन करता है, 3 सदस्यीय कमेटी गठन करता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, कोई न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होगा उच्चतम न्यायालय ना, उच्चतम न्यायाधीश कोई न्यायाधीश कोई जा सकते हैं, कोई न्यायाधीश नहीं होते। एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आया था, एमसीक्यू में आया था क्वेश्चन उच्चतम न्यायालय का मतलब कोई भी न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश। तो कोई भी नहीं उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट ठीक कहता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम का और सुप्रीम और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश। यस सर। पता एक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त विधिकर्ता, जूरिस्ट होना चाहिए, विधिकर्ता और नियुक्त विधिकर्ता उसको जूरिस्ट बोलते हैं। इन तीनों के जांच के आधार पर प्रस्ताव को उसी सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 द्वारा सदस्यों के 2/3 द्वारा प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है, जो कि मतलब अनिवार्य पास हो जाने पर अगले सदन में पास हो जाने पर अगले सदन में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। पास हो जाने पर अगले सदन में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। पास हो जाने पर न्यायाधीश
कार्य मुक्त माना जाता है, कार्य मुक्त माना जाता है। कार्य मुक्त माना जाता है, मुक्त माना, कार्य से मुक्त कर दिया गया, कार्य मुक्त। माना जाता है, तो ये तकनीक अपनाई जाती है, ये तो सिस्टम है। और सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जब पावर देखेंगे तो सारे पावर तो सही है, लेकिन कुछ पावर की समस्या क्या है कि सारे पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसी के पास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जानने के लिए हमें किस अनुच्छेद का सहारा लेना चाहिए, ये जानना जरूरी है। हम सुप्रीम कोर्ट से नहीं जा सकते, किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से नहीं जा सकते। जानने की प्रक्रिया है, एक अनुच्छेद ने हमको पावर दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में किस प्रक्रिया के साथ आएंगे। ऐसा नहीं कि हर इंसान जो उठाए सुप्रीम कोर्ट चला जाए, एक प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप हमारे न्याय प्रक्रिया बताई जाती है। इसके पहले आपको बता दें, पावर के मामले में इंडिया में 2 न्यायालय हैं, एक सिविल न्यायालय, एक क्रिमिनल कोर्ट है। ये दीवानी होता है, ये फौजदारी होता है। 2 न्यायालय हैं, कंफर्म कर दिएगा, डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस हो जाता है। आप कभी कोर्ट जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइएगा, जहाँ पे जज बैठने वाले का दीवानी न्यायालय, सब न्यायाधीश अलग होता है, दीवानी न्यायालय होता है, एक फौजदारी न्यायालय होता है, जो सेशन जज बोलते हैं, सब सेशन जज बोलते हैं। वहाँ लिखा होगा, कभी कोई गया होगा, है कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई गया है, वहाँ लिखा रहता है दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय। इस मामले में दीवानी न्यायालय में कौन सा केस होता है? जहां हिंसा का मामला था, सीधी सी बात, किसी के बॉडी पर किसी प्रकार का चोट ना हो और ब्लड ना निकला हो, इसके अकॉर्डिंग जितने भी मुकदमे लिखे जाते हैं वो दीवानी न्यायालय है। हाँ? किसका? मतलब कुल देखिए, अगर क्राइम नहीं है, हिंसा नहीं है, वायलेंस नहीं है, किसी में वायलेंस नहीं है, मतलब आपका फिजिकल क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल इंजर्ड मतलब बॉडी का कोई चोट नहीं है या मानसिक चोट नहीं है कि मार दिया गया, चोट लग गया, कट गया या मार दिया गया, वो सारे केसेस आपके दीवानी न्यायालय में जाएंगे। जमीन का मुकदमा, परिवार का मुकदमा, लेन-देन का मुकदमा, चेक का मुकदमा, डिग्री का मुकदमा, यूनिवर्सिटी से लड़ रहे हैं कि डिग्री फर्स्ट किया है, या मान लीजिए आपके नौकरी का मुकदमा, नौकरी चल रहा है, नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा, जो भी मुकदमे हैं, मतलब आपको मारा नहीं गया है। जहाँ हिंसा का मामला, वो क्रिमिनल केस है, वो क्रिमिनल केस है, वो अलग केस हो जाते हैं। दीवानी मुकदमे तहसील में लिखे जाते हैं, तहसील में लिखे जाते हैं, जहाँ पे सबसे छोटा कोर्ट होता है मुंसफ का, तहसीलदार होते हैं, फिर एसडीएम होते हैं, फिर एडीएम होते हैं, फिर डीएम होते हैं, फिर कमिश्नर होते हैं, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इलाहाबाद है या लखनऊ है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। वहीं पर में थाने से लिखे जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट पर सुनवाई होती है, वो सुनवाई आपकी क्रिमिनल केस से होती है, सेशन जज से शुरू होती है, उसमें डीजी तक जाता है, डीजी के बाद कानून होता है आपका हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर राष्ट्रपति तक जाते हैं, आप राष्ट्रपति तक जाते हैं। दीवानी मुकदमे राष्ट्रपति तक नहीं जाते हैं, याद करिएगा, सिविल मुकदमे राष्ट्रपति तक नहीं जाते हैं, सिर्फ क्रिमिनल मुकदमे राष्ट्रपति तक जाते हैं, सिर्फ क्रिमिनल मुकदमे राष्ट्रपति तक जाते हैं। क्योंकि दीवानी मुकदमों में इतनी बड़ी सजा कोई ऐसे नहीं, किसी को आजीवन कारावास दे दिया जाए, किसी को मृत्यु दे दिया जाए। मतलब दीवानी मुकदमा का क्या है कि लेन देन फ्रॉड के मुद्दे पर कभी फांसी की सजा नहीं है,
क्रिमिनल केस में ऐसी चीजें हैं, इससे दिमाग पर जाता है। तो दो केस होते हैं, सिविल और क्रिमिनल, लिखे रहते हैं, कोर्टों में लिखे रहते हैं। जो भी मामले जहाँ हिंसा का मामला नहीं है, वो दिवानी मुकदमा है, परिवार का मामला, जमीन का मामला, डिग्री का मामला, कागजी कार्रवाई का मामला, लेन देन का मामला, जो भी चीजें हैं। और फौजदारी मुकदमा होता है जहाँ हिंसा का मामला हो, जहाँ पे हिंसा का मामला, जहाँ पर गाली गलौज भी, जगह गाली गलौज भी है, तो भी हिंसा क्रिमिनल केस है, गाली भी क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस है, फिर वो चीजें दर्ज की। तो ये पहले मैंने बता दिया, फिर मैं आगे बताऊंगा तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सिविल क्या है और क्रिमिनल क्या है। एक मिनट हो गया, सिविल का क्रिमिनल क्या है। अब इसमें राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति क्या है, उसके तीन इनके जो मेन पावर है सुप्रीम कोर्ट के, ये के ओरिजिनल जुडिकेशन, ओरिजिनल इसको होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें दो चीजें आती हैं। पहला आता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, मूल क्षेत्र, और दूसरा है कंकरेंट। कंकरेंट वो इसकी हिंदी क्या है, समवर्ती। ये मूल है, ये आता है आर्टिकल 121 के तहत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत 15 लोगों ने मेंस का क्वेश्चन पूछेगा, पूछा था उसमें कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसलिए पूछा था, ये पूछा था कि दो राज्यों का मामला हो या किसी व्यक्ति का किसी राज्य से झगड़ा हो किसी मुद्दे पर, तो किस अनुच्छेद के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। क्वेश्चन ये था। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या होता है, ये मूल क्षेत्राधिकार में क्या होता है, दो राज्य आपस में लड़ जाते हैं, दो राज्य का कोई मामला होता है आपस में लड़ जाते हैं। जैसे फसल पानी को लेकर के नदियां बन रही हैं, एक नदी ने कहा डैम बना के पानी देंगे, दूसरा कहता है अगर तुम बना दोगे तो हमारे पानी नहीं आएगा, झगड़ा हो जाता है। सीमा विवाद को लेकर मामला गड़बड़ा जाता है। सीमा विवाद को लेकर के खासकर बंगाल को कोसी के बेल्ट को लेकर के, और बंगाल का ये बेल्ट कोसी का जो है ये बंगाल से लेकर विवाद हो जाता है यहाँ से लेकर के। एक्चुअली होता है कि कोसी का जो प्रकार है ना बहुत तेज होता है, हमने पढ़ा था कोसी बिहार का स्रोत कहा जाता है। यस सर। तो कभी कभी पानी गर्मी में जो सूख जाता है ना, तो उस एरिया के लोग क्लियर नहीं हो पाता कि हम बिहारी हैं या बंगाली हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तय नहीं कर पाता है कि कोई मामला केस हुआ तो बंगाल की पुलिस एफआईआर करेंगे, बिहार की पुलिस एफआईआर करेंगे। कभी कभी से होते हैं बॉर्डर एरिया पर। दिल्ली में अमूमन करके चीज़ों को लेकर उन्हें सब बसों को लेकर विवाद रहा पहले, बसों को लेकर के मान लीजिए यूपी की बस है, महाराष्ट्र जाना चाहती है, दिल्ली जाना चाहती है, तो यूपी में बगल में दिल्ली है, मतलब बिहार की बस है वो दिल्ली जाना चाहती है तो यूपी होकर जाएगी। यूपी के ट्रैफिक ने कहा, मतलब आरटीओ ने कहा, तो उसने कहा कि नहीं तुम्हारी बस वहीं बॉर्डर में रोको, हमारी बस ना भले की फिर दिल्ली लेके आएगी, तुम्हारी बस यहाँ से नहीं गुजरेगी। तो कभी कभी दिक्कतें हो जाती है इस तरह के लेकर के, फिलहाल आपको नहीं होता। तो ऐसे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 19 में घूमने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमारी बसों को रोक नहीं सकते, क्योंकि घूमने का अधिकार मौलिक अधिकार 19 में दिया गया है।
बात कहना नहीं तो वहीं बागल को रोको, उसके बाद दूसरा बस पकड़ो तो मंदिर तक करेगा, बागल में बस लोग देते हैं, तो बोलते हैं हम सीधे बस लेके जाएंगे।